अवनी माँ बाप की लाडली संतान थी। दो भाइयों में अवनी सबसे छोटी होने के कारण अवनी का लालन पालन बड़े ही लाड प्यार से हुआ था। दोनों भाई छोटी अवनी पर जान छिड़कते थे। अवनी के पिताजी सेठ मगनलाल की राजनीति में गहरी पैठ थी। मां शोभना देवी पेशे से नामचीन वकील थी। राजनीति और वकालत साथ साथ हाथ पकड़े चल नहीं दौड़ रही थी। घर में पैसों की कमी नहीं थी। घराने का रुतबा, इज्जत, शोहरत, शानो शौकत देखते ही बनती थी। आवभगत के लिए नौकर चाकर हाथ बांधे 24 घंटे तैनात रहते थे। माँ बाप और दोनों भाइयों के लाड़ ने अवनी को मगरूर, हठी और जिद्दी बना दिया था। माँ के ध्यान में यह बात आई थी, लेकिन बेटी अभी छोटी है, सीख जाएगी, यह सोचकर बात आई गई हो गई। बेरोक-टोक अवनी का चंचल मन बेकाबू हो रहा था। छोटी अवनी धीरे धीरे उम्र के यौवन की दहलीज पर खड़ी हो गई थी। उम्र के इस पड़ाव पर अवनी हमेशा दोस्तों के साथ घिरी रहती। समय का उसे कभी ध्यान न रहता। माँ हमेशा की तरह चिंताग्रस्त, मन मसोस कर रह जाती। जवान लड़की का यूं आधी आधी रात तक बाहर रहना उसे हजम नहीं होता था। होता भी कैसे? समाज का ढांचा ही कुछ हिस्सा है। चाहे हम कितना भी आधुनिक हो जाएं, लड़कियों का देर रात बाहर रहना किसी को भी सुहाता नहीं। पेशे से वकील होने के कारण शोभना देवी ऐसे कई किस्सों से वाकिफ थी, जहां सिर्फ लड़की होने के कारण होने वाली शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना, परेशानी, अन्याय, अत्याचार, हिंसा, उत्पीड़न से गुजरना मामूली सी बात थी। वैसे तो अवनी के माँ बाप विशाल हृदय और आधुनिक विचार के थे। दोस्तों से बेझिझक मिलने, पार्टियों में जाने से कोई गुरेज नहीं था। सेठ मगनलाल का परिवार स्वर्ण जाति का होने के बावजूद घर का वातावरण न्याय और समानता के आधार पर खड़ा था, जहां छुआछूत या जाति के आधार का कोई भी पक्षधर नहीं था। अवनी के बड़े भाई ने भी छोटी जाति की कन्या से विवाह किया था, जिसे पिता सेठ मगनलाल और मां शोभना ने बिना कोई वाद विवाद से स्वीकृत कर लिया था। इस बात से अवनी के मन में माता पिता के प्रति आदर भाव और इज्जत और ही बढ़ गई थी। देखते देखते अवनी स्नातक के पहले वर्ष में पहुंच गई। अवनी की कक्षा में एक लड़का आनंद विलक्षण प्रतिभा का धनी था। पढ़ाई में अव्वल रहता था। मिलनसार स्वभाव के कारण सहपाठियों में वह सबका चहेता था। देखने में आनंद स्मार्ट, गोरा चिट्टा, सुंदर नाक नक्श वाला, जिसे देखकर कोई भी 2 मिनट के लिए अपने होश गंवा दे। लड़कों में यह नस्ल बहुत ही कम देखने मिलती। कॉलेज की गैदरिंग में उनके क्लास का एक इवेंट था, जिसमें अवनी, आनंद और अन्य कलीग नृत्य प्रस्तुत करने वाले थे। इस इवेंट के बहाने अवनी, आनंद और दोस्तों की रिहर्सल चलती थी। साथ साथ खाना, उठना बैठना, डांस करना, हंसी मजाक, फुलझड़ियों से चुटकुलों से वक्त कैसे उड़ जाता खबर ना होती। अवनी को आनंद का स्वभाव भाग सा गया। आनंद सिर्फ पढ़ाई में ही अव्वल नहीं, किंतु एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में भी आगे था। उसका मजाकिया किंतु केयरिंग टशन अवनी का वीक पॉइंट बन गया। रफ्ता रफ्ता अवनी आनंद से काफी प्रभावित हो गई और उसकी ओर आकर्षित होने लगी। आनंद की सादगी ने जैसे तो अवनी का मन ही मोह लिया। जाने अनजाने में अवनी, आनंद को खबर किए बगैर दिल ही दिल में चाहने लगी और बिना सोचे समझे उसे दिल दे बैठी। उसने यह तक जानने की कोशिश नहीं की क्या आनंद भी उसके लिए वही ख्याल रखता है। प्यार का अंकुर अवनी के दिल की कोमल शाख पर उग चुका था। यह उम्र का तकाजा था या पहले प्यार की झलक अवनी कुछ समझ न पाई। यह चढ़ती उम्र का प्राकृतिक प्रेम था।
वैसे प्रेम का यह अध्याय आखिर सभी की जिंदगी में कभी ना कभी दस्तक तो देता है। फर्क सिर्फ इतना है कि किसी के जीवन को गुलजार कर जाता है और किसी के जीवन को छूकर निकल जाता है। सबके लिए इसके मायने अलग होते हैं। प्रेम किसी के लिए इबादत, किसी के लिए बंधन, किसी के लिए जिंदगी, किसी के लिए शबनम, किसी के लिए सिर्फ आकर्षण। अवनी का हाल भी कुछ ऐसा ही था। वह मंद झोंके की तरह हवाओं में इत्र घोलती रहती। उसकी हंसी मौसम को खुशगवार कर देती। उसकी झलक मात्र से बगियों में फूल महक उठते। अंगड़ाई लेती अवनी संसार की एकमात्र हसीन, कमसिन, खूबसूरत, नादान, मासूम, नाजुक, आफरीन लड़की जो आनंद के ख्यालों में हमेशा खोई खोई रहती, पागलों की तरह हंसती, स्वप्न लोक में भ्रमण करती, डालियों संग झूलती, हर वक्त हिचकोले खाती हुई सात समंदर पार मन के साथ प्यार में दीवानी हो गई थी अवनी। अवनी को आनंद के सिवाय कुछ भी नहीं सूझता था। माँ जवान बेटी की हरकतें समझ तो रही थी पर यकायक पूछने में हिचक रही थी। माँ शोभना को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह मासूम बेटी की खुशी के आगे रोड़ा नहीं बनना चाहती थी, लेकिन पति के कठोर स्वभाव से भी अच्छी तरह से वाकिफ थी। एक दिन माँ ने कुछ सोच समझकर कोर्ट से ही फोन करके अवनी को मॉल में बुला लिया। वैसे तो आज अवनी का जन्मदिन था और जश्न का बहाना भी। माँ शोभना देवी शॉपिंग के बहाने बेटी के दिल का हाल जानना चाहती थी। माँ बेटी ने जी भरकर खरीदारी का लुत्फ लिया। अवनी को उसकी मनपसंद की चीजें खरीदने में किसी भी तरह की कंजूसी नहीं की गई और दोनों लंच करने के लिए होटल की तरफ बढ़े। खाना खाते समय माँ ने नोटिस किया अवनी का ध्यान खाने में ना होकर कहीं और है। शोभना देवी को यह बात बहुत ही खटक गई। जवान बेटी का यूं चुप चुप रहना जब हद से पार गुजर गया तब माँ ने अवनी से पूछा, बेटा अवनी, क्या बात है? कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ तुम्हारा ध्यान कहीं नहीं है। ना घर में, ना पढ़ाई में, दोस्तों से भी आजकल ज्यादा नहीं मिलती हो। अकेले रहना पसंद करती हो। कुछ बताओगी अपनी माँ को? माँ नहीं, दोस्त समझकर। माँ की बातें सुनकर अवनी को झटका सा लगा। वह आसमान से सीधा धरती पर आई, पर माँ की प्यार भरी नजरों ने अवनी को दिलासा मिला। अवनी भी माँ को सब कुछ बताने के लिए उत्सुक थी जो उसके मन में था। प्यार में जलथल अवनी। बूंद बूंद हल्की हो रही थी। प्यार की दीवानी आज नदी बनकर बह रही थी। अवनी को यूं लगा जैसे जन्मदिन पर माँ ने बहुत बड़ी सौगात से उसे नवाजा हो। माँ भी बेरोक टोक सब कुछ सुन रही थी पर चुप रही, शायद यही बेहतर था आज के दिन के लिए। जन्मदिन का जश्न हुआ और जमाना बेखबर बेखौफ सो गया सिवाय अवनी के। अवनी की आंखों से नींद बेदखल हो चुकी थी। उसके सपने और ख्वाब आनंद की भेंट चढ़ चुके थे। उसे इंतजार था माँ के फैसले का। पर माँ तो माँ होती है। बेटी के सपने कैसे टूटते बिखेरते देख सकती थी। जवान बेटी के मासूम सपनों को तिलांजलि देना उसके बस में नहीं था, क्योंकि अवनी के सपनों को चंद दिनों की मोहलत मिली थी। कठोर पिता को अपने लाडली की डोली कम रसूखदार लोगों के घर भेजना नागवार गुजरा। सेठ मगनलाल के लिए बुद्धिमत्ता की कोई कद्र नहीं थी। धन, दौलत और पैसा ही सब कुछ था। सेठ मगनलाल को सारा माजरा समझते ही उन्होंने अवनी की सारी गतिविधियों पर पाबंदी सी लगा दी। अवनी का रोते बिलखते बुरा हाल था। देखा जाए तो अवनी के पापा को भी बुरा लग रहा था अपनी प्यारी सी बिटिया का हाल देखकर, लेकिन संतान के प्यार के आगे समाज में झूठी शान और शौकत, दबंगई की ज्यादा अहमियत थी।
सेठ मगनलाल के नाम पर धब्बा वह किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उन्हें मरना गवारा था पर बेटी का प्यार नहीं। उनका मानना था शादी ब्याह के रिश्ते बराबरी वालों में ही अच्छे लगते हैं। उन्होंने बिना सोचे समझे अवनी को जबरदस्ती दिल्ली बुआ के घर भेज दिया। और अवनी का दाखिला भी जाने माने कॉलेज में कर दिया। धीरे धीरे 4 साल बीत गए। सेठ मगनलाल इस मुगालते में रहे कि नए वातावरण में ढलकर अवनी में बदलाव आया होगा, लेकिन पापा का यह ख्याली पुलाव ख्यालों की तरह झूठा निकला। नए परिवेश में जाकर अवनी की दीवानगी और बढ़ गई थी। वैसे तो दीवानगी की कोई हद नहीं होती, वह होती है बेहद खूबसूरत, हसीन, जवां। गुजरते वक्त के साथ दीवानगी दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ती गई। इधर खाना पीना अवनी का छूट सा गया था। सुनहरी काया पीली पड़ने लगी थी। सेठ मगनलाल का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। बेटी की हालत देखकर उन्होंने खूब समझाने का प्रयास किया पर सब बेकार। अंत में तंग आकर उन्होंने अवनी की शादी ऊंचे खानदान में कर ही दी। मां शोभना देवी और भाइयों के विरोध का उन पर कोई असर ना हुआ। अवनी के सपने चकनाचूर हो गए। साथ में माता पिता का आदर सम्मान भी मटमैला होता रहा। जिस माँ बाप को बेटी की खुशियों की चिंता नहीं, उनके लिए कैसा रुदन, कैसी तड़प, कैसा विरह, कैसा विलाप। मछली की तरह तड़पती, बिलखती, हृदय विदारक जिंदगी को कोसती हुई अवनी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और ससुराल पहुंच गई। अवनी सोचती रही, पापा ने उसके साथ इतना भद्दा मजाक क्यों किया? आनंद में क्या कमी हो सकती थी? क्या पापा ने यह जानने की भी कोशिश नहीं की होगी कि आनंद कौन और कैसा लड़का है? काफी छानबीन के बाद अवनी को जवाब मिल ही गया। आनंद छोटी बिरादरी का होनहार लड़का था, जो पापा को बिल्कुल ही रास नहीं आया। आज उसका पहला प्यार जाति पाति के हवन में भस्म हो चुका था। लड़का और लड़कियों में कितना और कैसा फर्क किया जाता है अवनी जान चुकी थी। समाज की कथनी और करनी में कितना अंतर होता है, चाहे फिर वह सुसंस्कृत पढ़े लिखे माँ बाप ही क्यों ना हो। आज प्यार के मुकाबले झूठी शान, इज्जत, दिखावे ने बाजी मार ली थी। नवविवाहिता दिल में गुबार लिए अपने पति की दहलीज चढ़ने के लिए तैयार थी। मजबूरी लाचारी का दूसरा नाम है। लड़कियां माँ बाप के हाथों का खिलौना भर हैं, जिन्हें गुड़ियों सा सजा संवारा जाता है ताकि बेहतरीन तरीके से प्रदर्शित कर सके और अपनी जिम्मेदारियों से मुक्ति पा सके। अवनी भाई बहन के प्रति किए गए भेदभाव से घायल थी। चाहे कोई कितना ही प्रेम प्रदर्शित करे, लड़कियों का दर्जा निम्न स्तर पर ही रहता है, आज वह जान चुकी थी। किस्मत अच्छी निकली सो पति भी नेकदिल, भावुक, संवेदनशील, पत्नी से बेपनाह मोहब्बत करने वाला प्राप्त हुआ। पर अवनी को कहाँ परवाह थी। वो तो उसके सपनों के राजकुमार के साथ पहले ही मन में बंध चुकी थी। उसी के ख्यालों में खोई रहती, उसी के साथ भविष्य के सपने बुनती, क्योंकि आनंद ही उसका पहला प्यार था, जबकि आनंद को इसकी भनक तक नहीं थी। काश ऐसा कुछ होता, आनंद भी इस प्यार भरी शरारती साजिश में शामिल होता, पर ऐसा कुछ नहीं था। आनंद अवनी के एक तरफा प्यार से अनजान था। उसे पता ही नहीं चला कब वह अवनी के एक तरफा प्यार का शिकार हो गया। जब आनंद को अवनी की किसी दोस्त से उसकी दर्द भरी कहानी सुनाई, तब आनंद को भी बहुत आश्चर्य हुआ, हैरत हुई और अच्छा भी लगा कि अवनी जैसी लड़की उसे इस तरह बेइंतहा प्यार कर सकती है। उसे याद आ रहा था, अवनी के दीवाने कॉलेज में बहुतेरे थे, पर अवनी किसी को भी घास नहीं डालती थी।
उसकी खूबसूरती और रईसी के चर्चे आम थे। हर कोई अवनी से दोस्ती करना चाहता था, फिर वह लड़का हो या लड़की। उसे लगा जैसे सुनहरी धूप में चांदनी नहा रही है। उसे खुद पर नाज हुआ, और रश्क भी। उसे याद आ रहा था हल्का हल्का सा कैसे अमीर घर की परी ने उस गरीब को हमसफर के रूप में चुना था। क्या वह इसका हकदार था? आज वह अपनी किस्मत पर इतरा रहा था, और अवनी को मिलने के लिए उसका मन मचल रहा था। उसकी बेकरारी वक्त के साथ बढ़ रही थी, दिल में अफरा तफरी मची हुई थी। कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। आनंद ने अवनी के घर का पता ढूंढ लिया। आनंद मन ही मन सोच रहा था, क्यों अवनी ने एक बार भी अपने मन की बात कहना मुनासिब नहीं समझा। काश अवनी एक बार तो कह के देखती तो शायद आज परिस्थिति कुछ और हो सकती थी। किंतु काश और शायद का वक्त बीत चुका था। अवनी किसी की पत्नी का दर्जा हासिल कर चुकी थी, उम्मीदों के पर झड़ चुके थी, पतझड़ का मौसम शुरू हो चुका था। उदासी के आलम में अंतर्मन की आवाज ने आनंद को रोक लिया। विचारों की जद्दोजहद और कश्मकश ने आनंद के पैरों में बेड़ियां डाल दी। अब मिलने से भी क्या मतलब? अवनी के वैवाहिक जीवन में उथल पुथल मचाकर उसे हासिल भी क्या होने वाला था? अनजान प्यार को अनजान ही बने रहना शायद ज्यादा जरूरी था, और यही वक्त की जरूरत थी। आनंद ने अब की बार दिल की मानी। वह दिमाग से सोचने लगा, क्योंकि दिल से सोचने पर अवनी का प्यार हावी हो जाता था। शायद यही किस्मत और नसीब को मंजूर था। दोनों अपने अपने पहले प्यार के बिना ही जिंदगी बिताए, जिसकी खबर न तो प्यार करने वाले थी, न ही प्यार पाने वाले को। हम सबकी जिंदगी होती ही है नदी की तरह, जो सिर्फ आगे बढ़ना जानती है। भूतकाल को भुलाकर वर्तमान में बहती रहती है, और अनजाने में ही सही भविष्य की राह चुनती रहती है। आनंद और अवनी इसी नदियों के दो किनारे जैसे थे, जो एक दूसरे को देख तो सकते थे, महसूस कर सकते थे, पर मिलना तकदीर में नहीं लिखा था। देखते देखते दिन गुजरते गए। बदलते वक्त के साथ कुदरत की तस्वीर भी बदलती रहती है। अवनी और आनंद ने नियति की नियत से समझौता कर लिया, और दिल के किसी कोने में अपने अपने प्यार की बंदिश बंद करके रख दी। शायद यही सही निर्णय था। कलेजे पर पत्थर रखकर आहत जिंदगी को जिंदा रखना सबके हित में था।